चैप्टर 1 वो सुबह जब मैंने खुद को खोया पाया। सुबह के 6 बज रहे थे। खिड़की से सुनहरी धूप कमरे में घुस रही थी, लेकिन मेरी आंखें उस रोशनी की तरफ नहीं, फोन की स्क्रीन पर जमी थीं। रात को सोते वक्त मैंने सोचा था कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करूंगा, लेकिन जैसे ही आंख खुली हाथ अपने आप तकिए के पास पड़े फोन पर चला गया। पहला ऐप इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप। पता ही नहीं चला कि कब 6 बजे से 9 बज गए। किताबें वहीं पड़ी थीं, खुली हुई, लेकिन जैसे उनका मुझसे कोई रिश्ता ही न हो। मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और दिमाग में एक अजीब सी सुस्ती। और फिर मेरे मन में पहली बार ये सवाल उठा, क्या मैं अपनी जिंदगी चला रहा हूं या ये फोन मुझे चला रहा है? शाम को मैं छत पर बैठा था। पास में मेरी दादी बैठी थीं, कपड़े मोड़ते हुए बोली, बेटा, जब तेरे पापा तेरी उम्र के थे तो वो सुबह सुबह खेत में काम कर लेते थे, फिर पढ़ाई भी करते थे। और तू दिन का आधा हिस्सा फोन में निकाल देता है। उनकी बात चुभ गई। वो डांट नहीं रही थीं, बस सच बोल रही थीं। और सच हमेशा चोट करता है। उस रात मैंने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे फोन उठाया, लेकिन इस बार स्क्रॉल करने के लिए नहीं। मैंने अपने ही फोटो गैलरी खोली और देखा। पिछले 6 महीने की तस्वीरें। एक भी फोटो ऐसी नहीं थी जिसमें मैं सच में खुश दिख रहा था। सिर्फ सेल्फी, सिर्फ फिल्टर, सिर्फ दिखावा। और वहीं मैंने फैसला लिया, कल से नहीं, अभी से। मैंने नोटिफिकेशन बंद किए, कुछ ऐप डिलीट किए और अपने तकिए के पास रखी किताब को उठाकर सीने से लगा लिया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यह सफर कितना मुश्किल होगा, लेकिन इतना समझ आ गया था, अगर मैं अभी नहीं बदलता तो शायद कभी नहीं बदल पाऊंगा। पहला तरीका, जागरूकता। किसी भी लत से निकलने का पहला कदम है ये मानना कि हमें लत है। जब तक आप खुद से ईमानदारी से नहीं कहेंगे, हाँ मैं फंस गया हूं, तब तक बाहर निकलने का रास्ता शुरू नहीं होगा। अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा कैसे मैंने अपनी लत को सिर्फ पहचान ही नहीं बल्कि दूसरों से भी कबूल किया, और यह सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कदम था। चैप्टर 2, लत को पहचानना, खुद से कबूल करना। अगली सुबह मैं फिर से अपने बिस्तर पर बैठा था। फोन हाथ में था, लेकिन इस बार स्क्रीन बंद थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, मुझे लत है। और ये लत मेरी जिंदगी खा रही है। मैं सोच रहा था, क्या ये कहना आसान है? नहीं। अपने आप से ये मानना कि आप कमजोर हैं सबसे मुश्किल बात होती है, क्योंकि हम हमेशा खुद को मजबूत दिखाना चाहते हैं, दूसरों के सामने भी और खुद के सामने भी। लेकिन उस दिन मैंने तय किया कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त आरव को सब कुछ बताऊंगा। शाम को हम दोनों पार्क में बैठे थे। आरव मोबाइल में वीडियो देख रहा था। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, यार, मुझे लगता है कि मैं फोन का गुलाम बन गया हूं। वो हंस पड़ा। गुलाम? अरे भाई, ये तो सबको है। तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन मैंने उसे अपने पिछले 6 महीने की आदतें बताईं। कैसे मैं नोट्स बनाने की बजाय रील्स देखता था, कैसे खाने की मेज पर भी फोन छोड़ नहीं पाता था, और कैसे रात को 2 बजे तक स्क्रॉल करता रहता था। आरव की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने कहा, तू सही कह रहा है, ये लत है। और अगर तू इससे निकलना चाहता है तो मैं तेरे साथ हूं। उस दिन मुझे समझ आया,
अपनी लत कबूल करना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। और इसे किसी भरोसेमंद इंसान को बताना सबसे पहला बड़ा कदम है। दूसरा तरीका, लत कबूल करना और सपोर्ट लेना। जब आप अपने मन की बात किसी करीबी को बताते हैं तो आपको न सिर्फ हिम्मत मिलती है बल्कि एक ऐसा साथी भी मिलता है जो आपको फिर से उसी रास्ते पर जाने से रोक सके। उस रात मैंने एक कागज निकाला और लिखा, मेरा नाम, अपना नाम, और मैं सोशल मीडिया की लत से बाहर निकल रहा हूं। नीचे तारीख डाली और खुद से वादा किया कि यह दिन मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। अगले चैप्टर में हम चलेंगे मेरे डिजिटल डिटॉक्स के पहले हफ्ते में, जहां बेचैनी, घबराहट और अजीब खामोशी का सामना करना पड़ा। लेकिन उसी खामोशी में मुझे अपनी असली ताकत मिली। चैप्टर 3, डिजिटल डिटॉक्स का पहला हफ्ता। सुबह 7 बजे आंख खुली और हाथ फिर से अपने आप तकिए के पास गए। लेकिन वहां फोन नहीं था, क्योंकि पिछली रात मैंने जानबूझकर फोन अलमारी में रखकर ताला लगा दिया था। शुरुआती 10 मिनट में ही बेचैनी शुरू हो गई। दिमाग कह रहा था, जरा देख तो कितने नोटिफिकेशन आए होंगे, कहीं कोई जरूरी मैसेज तो नहीं। लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने किताब उठाई, लेकिन आंखें पन्नों पर नहीं टिक रही थीं। हर 5 मिनट में खिड़की के बाहर देखता, फिर घड़ी देखता, जैसे किसी नशेड़ी को उसकी खुराक रोक दी गई हो। दोपहर तक हालत और अजीब हो गई। बार बार अलमारी के पास जाकर खड़ा हो जाता, जैसे ताला अपने आप खुल जाएगा और फोन बाहर आ जाएगा। शाम को मैं छत पर गया। आसमान में हल्के बादल थे, हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी का तूफान चल रहा था। तभी मुझे याद आया, आरव ने कहा था, बेचैनी को नजरअंदाज मत कर, उसे बदल दे, कोई और काम कर। मैंने वही किया। बाल्टी में पानी भरकर अपने कमरे का फर्श धोया, मेज पर रखी पुरानी किताबों को सजाया, कपड़े तह किए। अजीब बात यह हुई, जैसे जैसे हाथ काम में लगे, दिमाग हल्का होने लगा। रात आई और पहली बार मैंने बिना फोन देखे बिस्तर पर लेटकर आसमान के तारे देखे। मुझे एहसास हुआ, ये खामोशी डरावनी नहीं, सुकून देने वाली है। तीसरा तरीका, डिजिटल डिटॉक्स का शुरुआती सप्ताह। नोटिफिकेशन बंद करें, फोन तक पहुंच मुश्किल बनाएं, दूसरे कमरे या लॉक में रखें। बेचैनी के वक्त हाथ और दिमाग को किसी और काम में लगाएं। पहली जीत छोटी होती है, लेकिन आगे का रास्ता आसान बना देती है। उस हफ्ते के अंत में मैं अपने फोन का गुलाम नहीं रहा, कम से कम उतना नहीं जितना पहले था। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने अपने कमरे को पढ़ाई का मंदिर बनाया, ताकि फोन की जगह मेरा मन किताबों में लगने लगे। चैप्टर 4, कमरे को पढ़ाई का मंदिर बनाना। सुबह की धूप खिड़की से झांक रही थी, लेकिन मेरा कमरा बिखरा हुआ, बेजान और मन तोड़ने वाला था। कुर्सी पर कपड़े टंगे थे, टेबल पर आधा चिप्स का पैकेट और चार्जर की तारें उलझी पड़ी थीं। किताबें कहीं नीचे तो कहीं बैग में दबकर पड़ी थीं। आरव ने कमरे में कदम रखा और बस एक वाक्य कहा, अगर तेरा कमरा ऐसे रहेगा तो दिमाग में भी यही बिखराव रहेगा। उस दिन मैंने ठान लिया, मेरा कमरा अब पढ़ाई का मंदिर बनेगा। सबसे पहले मैंने एक एक चीज उठाकर सोचा, क्या ये पढ़ाई में मदद करती है? अगर जवाब नहीं आया तो वो चीज कमरे से बाहर। पुराने बिल, टूटे पेन, खाली बोतलें, सब निकल गए। टेबल खाली हुई तो लगा जैसे सिर हल्का हो गया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई की किताबों को ऐसे सजाया जैसे कोई दुकान में डिस्प्ले करता है।
सबसे ऊपर वो किताब रखी जो मुझे सबसे ज्यादा डराती थी, ताकि रोज सबसे पहले उसी का सामना करूं। मैंने दीवार पर एक चार्ट लगाया। उसमें आज का टारगेट लिखा था। हर बार पूरा होते ही टिक मार्क लगाता, और वो छोटा सा टिक मेरे अंदर अजीब सा गर्व भर देता। रात को जब कमरा साफ था और टेबल पर सिर्फ एक लैंप की हल्की रोशनी थी, तो पढ़ाई का मन अपने आप लग गया, क्योंकि अब कमरा मुझे बुला रहा था। आओ बैठो और अपने सपनों की ओर बढ़ो। चौथा तरीका, पढ़ाई का माहौल बनाना। अपने कमरे को मिनिमल रखो, जितना कम उतना अच्छा। पढ़ाई से जुड़ी चीजें सामने, बाकी सब नजर से दूर। टारगेट चार्ट बनाओ और पूरा होते ही मार्क करो। रोशनी और साफ सुथरेपन का सीधा असर दिमाग पर होता है। उस दिन से मेरा कमरा सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो मेरी पढ़ाई का मंदिर बन गया। अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा कैसे मैंने मन को बार बार भटकने से रोकना सीखा, ताकि किताब के पन्ने पलटते रहें और फोन के पन्ने नहीं। चैप्टर 5, मन को भटकने से रोकने का खेल। बारिश हो रही थी। खिड़की पर पानी की बूंदें धीरे धीरे फिसल रही थीं। मैं किताब खोलकर बैठा था, लेकिन नजर शब्दों पर नहीं, खिड़की के बाहर थी। थोड़ी देर बाद ख्याल आया, तो खिड़की से गिरती बूंदें मुझे परेशान नहीं करती, क्योंकि मैं अपने खेल में जीतने में व्यस्त रहता हूं। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कैसे फोन को अपने कंट्रोल में रखना है, न कि फोन आपको कंट्रोल करे। चैप्टर 6, जब फोन मेरे पीछे भागता था। रात के 11 बजे थे। कमरा अंधेरा, सिर्फ फोन की रोशनी। स्क्रीन पर अंगूठा ऊपर नीचे भाग रहा था, और मैं एक से एक वीडियो में खोता जा रहा था। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 1:45 हो चुका था। इतना वक्त कैसे निकल गया? ये सवाल मैं खुद से रोज पूछता, लेकिन जवाब सिर्फ एक था। फोन ने मुझे कंट्रोल कर लिया था। एक दिन मुझे अपने बचपन की बात याद आई। हम मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, और गेंद मेरे पास आने से पहले ही मैं तय करता था मैं इसे कैसे खेलूंगा। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, अगर मैं फोन के साथ भी यही करूं तो? यानी फोन मुझे न चलाए, मैं फोन को चलाऊं। मैंने एक छोटा सा रूल बनाया। फोन सिर्फ काम के टाइम और काम के लिए। बाकी समय फोन मेरे बैग के अंदर या दूसरे कमरे में रखा रहता। शुरुआत में मुश्किल थी। फोन की घंटी बजती तो लगता, पता नहीं कौन सा जरूरी मैसेज होगा। लेकिन 10 में से 9 बार वो सिर्फ किसी का फॉरवर्ड किया हुआ मीम होता। मैंने नोटिफिकेशन बंद कर दिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब चुप। अब सिर्फ वही देखता जब मैं देखना चाहता। धीरे धीरे एक अजीब चीज हुई। फोन अब मेरे पीछे भागने लगा। मैसेज घंटों बाद रिप्लाई करता, तो लोग कहते, यार तू बड़ा बिजी हो गया है। लेकिन असल में मैं बिजी नहीं, बस अपने वक्त का मालिक बन गया था। छठा तरीका, फोन को कंट्रोल करने का नियम। नोटिफिकेशन बंद करो ताकि फोन तुम्हें न बुलाए। सोशल मीडिया के लिए दिन में सिर्फ 2 से 3 तय समय रखो। फोन को हमेशा अपने पास रखने की आदत छोड़ो। बेवजह स्क्रॉल करने से पहले सोचो, क्या ये काम मेरे लक्ष्य में मदद करेगा? आज जब मैं फोन उठाता हूं, तो ये मेरा टाइम होता है, फोन का नहीं। और सच कहूं, ये आजादी सोशल मीडिया की किसी भी पोस्ट से लाख गुना बेहतर है। अगला चैप्टर, चैप्टर 7, वो 7 सेकंड का जादू जिससे मन तुरंत पढ़ाई में लग जाए।
चैप्टर 7 वो 7 सेकंड का जादू। उस दिन बारिश हो रही थी। खिड़की पर पानी की बूंदें टप टप गिर रही थीं और मैं किताब खोलकर बैठा था, लेकिन आंखें पन्नों पर नहीं, फोन की तरफ बार बार भाग रही थीं। पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा था। दिमाग कह रहा था थोड़ा इंस्टाग्राम देख लो फिर पढ़ लेंगे, लेकिन मैं जानता था थोड़ा का मतलब होगा पूरा शाम बर्बाद। तभी मुझे एक पुरानी बात याद आई। मेरे स्कूल के टीचर कहते थे शुरू करने में आलस आता है, करने में नहीं। और उन्होंने एक अजीब सा नियम बताया था, 7 सेकंड रूल। उस दिन मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। मैंने मन में गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 7वें सेकंड में मैंने बस किताब खोल दी, बिना सोचे बिना बहाना बनाए। कमाल ये हुआ कि 2 मिनट बाद मैं पूरी तरह पढ़ाई में डूब चुका था। दिमाग का बहाना बाद में करेंगे कहीं गायब हो गया। इसका राज ये है, हमारा दिमाग शुरू करने में टाइम लगाता है, लेकिन एक बार शुरू हो जाए तो वो खुद ब खुद चलता रहता है। 7वां तरीका, 7 सेकंड रूल। पढ़ाई या किसी काम को टालने का मन हो तो मन में 7 से उल्टी गिनती शुरू करो। गिनती खत्म होते ही तुरंत काम शुरू कर दो, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए। ज्यादातर बार तुम 5 मिनट से कहीं ज्यादा कर लोगे। आज भी जब मन पढ़ाई से भागता है, मैं अपने दिमाग को 7 सेकंड देता हूं, और यकीन मानो ये 7 सेकंड मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। अगला चैप्टर, चैप्टर 8, मन को जीतने वाला इनाम का खेल होगा, जहां मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने पढ़ाई को एक मजेदार गेम में बदल दिया और सोशल मीडिया खुद ब खुद पीछे छूट गया। चैप्टर 8, मन को जीतने वाला इनाम का खेल। उस शाम मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर किताब खुली थी, लेकिन मेरा मन बार बार बाहर से आती गली के बच्चों की हंसी सुन रहा था। अंदर से आवाज आई, चल छोड़, पढ़ाई कल कर लेंगे। लेकिन फिर मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया। बचपन में जब मैं होमवर्क करता था, मम्मी हर पेज पूरा होने पर एक छोटा सा टॉफी देती थीं। वो टॉफी मेरे लिए किसी मेडल से कम नहीं थी। काम करते करते मैं बस सोचता, अरे बस ये पेज खत्म करो, टॉफी पक्की। उस दिन मैंने सोचा क्यों न पढ़ाई में भी वही तरीका अपनाऊं, लेकिन इस बार टॉफी नहीं, कुछ ऐसा जो मुझे सच में खुश कर दे। मैंने अपने लिए एक इनाम का खेल बना लिया। अगर मैं 30 मिनट पढ़ाई करता तो खुद को 10 मिनट यूट्यूब वीडियो देखने की परमिशन देता। अगर 2 घंटे पढ़ लेता तो बाहर जाकर अपने पसंदीदा समोसे खाता। धीरे धीरे मेरा दिमाग पढ़ाई को बोरिंग काम नहीं, बल्कि एक गेम लेवल की तरह देखने लगा। हर लेवल के बाद इनाम। सबसे अजीब बात यह थी कि अब पढ़ाई शुरू करने से पहले मन में बचने का नहीं, जीतने का ख्याल आता था। 8वां तरीका, इनाम का खेल बनाओ। पढ़ाई के छोटे छोटे टारगेट बनाओ। हर टारगेट पूरा होते ही खुद को एक छोटा सा इनाम दो। इनाम इतना मजेदार हो कि दिमाग उसे पाने के लिए काम शुरू कर दे। आज भी जब मैं किताब खोलता हूं तो मन में यही सवाल आता है, आज मैं कौन सा लेवल जीतूंगा। अगला चैप्टर, चैप्टर 9, वो जगह जहां सोशल मीडिया हार मान जाता है होगा, जहां मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने एक ऐसी स्टडी प्लेस बनाई
जहां बैठकर मोबाइल खुद ब खुद बेकार लगने लगता था। चैप्टर 9, वो जगह जहां सोशल मीडिया हार मान जाता है। एक शाम जब मैं पढ़ने बैठा था तो किताब के पहले पन्ने से लेकर तीसरे पन्ने तक मैंने आधा दर्जन बार मोबाइल चेक कर लिया था। कोई मैसेज नहीं था। फिर भी मुझे गुस्सा आया, ये दिमाग मेरी सुनता ही नहीं। तभी मुझे याद आया, मेरे गांव के बाहर एक पुराना मंदिर है। वहां न नेटवर्क है, न शोर, न लोग, बस पेड़ों के बीच बैठने की एक ठंडी सी जगह। अगले दिन मैं वहां किताब लेकर गया। जैसे ही मैं बैठा, चारों तरफ चिड़ियों की आवाज, हल्की सी हवा और सूरज की सुनहरी किरणें पन्नों पर पड़ रही थीं। मैंने मोबाइल जेब में डाला और आश्चर्य, 2 घंटे बीत गए और मुझे फोन छूने का ख्याल तक नहीं आया। उस दिन मुझे समझ आया, कभी कभी पढ़ाई का राज जगह बदलने में छुपा होता है। 9वां तरीका, अपना मोबाइल प्रूफ जोन बनाओ। ऐसी जगह चुनो जहां नेटवर्क कमजोर हो या इंटरनेट बिल्कुल न हो। वहां सिर्फ पढ़ाई का सामान ले जाओ, बाकी सब बाहर छोड़ दो। उस जगह को मेरी जीत की जगह नाम दे दो। आज भी जब मैं वहां बैठता हूं तो सोशल मीडिया मानो कहता है, ठीक है भाई, आज तू जीत गया। अगला और आखिरी चैप्टर, चैप्टर 10, जब पढ़ाई आदत बन जाए होगा। जहां कहानी खत्म होगी लेकिन सुनने वाले को लगेगा कि ये तो उसकी अपनी जिंदगी की शुरुआत है। चैप्टर 10, जब पढ़ाई आदत बन जाए। पढ़ाई कभी कभी कठिन लगती है, लेकिन जिस दिन वो आदत बन जाए उस दिन किताबें हमें बुलाने लगती हैं, ना कि हम उन्हें पकड़ने के लिए मजबूर होते हैं। मुझे वो दिन याद है जब पहली बार मैंने लगातार 21 दिन तक मोबाइल से दूरी बनाई थी। पहले 3 दिन जैसे जेल में हो, लेकिन चौथे दिन से दिमाग खुद कहने लगा, चलो थोड़ा और पढ़ते हैं। दिन बीतते गए, किताबों की खुशबू, पन्नों की सरसराहट और दिमाग में नए नए विचारों की बारिश मेरा नया नशा बन गए थे। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने कहा, यार अब तू तो मोबाइल पर दिखता ही नहीं। मैंने हंसकर जवाब दिया, अब मैं अपने दिमाग का नेटवर्क चालू रखता हूं। 10वां तरीका, आदत का खेल। 21 दिन तक रोज पढ़ाई का एक समय तय करो, चाहे 15 मिनट ही क्यों न हो। इन 21 दिनों में खुद से वादा करो, इस समय सिर्फ पढ़ाई, बाकी कुछ नहीं। 22वें दिन से यह मेहनत नहीं बल्कि मजा लगने लगेगा। आज मैं किताब खोलता हूं तो पन्नों की आवाज मुझे याद दिलाती है, मैं जीत गया हूं। और जीत का मतलब सोशल मीडिया छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का असली मालिक बनना है। अगर तुम भी ये 10 कदम उठाओगे तो यकीन मानो, एक दिन तुम कहोगे, अब पढ़ाई मेरी आदत है और मोबाइल मेरा मेहमान।